यूपीएससी की परीक्षा में मेरठ के तमाम युवाओं ने नाम रोशन किया है। यहाँ के 6 युवाओं ने यूपीएससी की परीक्षा में सफलता हासिल की है। इन्हीं में से एक बेटी है प्राची पवार। प्राची पवार की यूपीएससी में 59th रैंक आई है। प्राची पवार मेरठ के हस्तिनापुर स्थित एक छोटे से गांव की रहने वाली हैं और मेरठ से स्कूलिंग उनकी हुई है। यहीं पर उन्होंने तैयारी की है। इनके पिता मेरठ के लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज में क्लर्क हैं और बेहद ही सिंपल फैमिली है, लेकिन सपने जब उड़ान भरते हैं तो कामयाबी कैसे मिलती है, इसका उदाहरण प्राची पवार है। हम प्राची पवार से बात कर लेते हैं कि इस सफलता को लेकर वो क्या कहेंगे। प्राची, स्वागत है पर न्यूज़ 18 पर। क्या कहेंगी, आपने यूपीएससी की परीक्षा में 59th रैंक हासिल की है और बेटियों ने इस बार यूपीएससी की परीक्षा में उड़ान भरी है। क्या कहना चाहेंगे, अपने बारे में बताइए। कैसे आपने तैयारी की, कितनी खुशी है? मतलब बहुत ही बड़ा लम्हा है। मतलब मेरी तो खुशी वो 2 मिनट की होती है, बट पेरेंट्स को देख के वो बार बार वो खुशी होती है, उनकी आंखों में ना वो एक सेटिस्फैक्शन दिखता है कि हो गया। मतलब आई एम हैप्पी सीइंग माय पेरेंट्स हैप्पी, तो मतलब वो बहुत अच्छा रहा। मतलब रिगार्डिंग माय प्रिपरेशन, तो मैंने प्रिपरेशन जो असली जो स्टार्ट करी थी वो ग्रेजुएशन के बाद ही स्टार्ट करी थी। मैं दिल्ली गई, वहाँ से कोचिंग ली मैंने 9-10 महीने की। उसके बाद मैं वहाँ से मेरठ शिफ्ट हो गई और फिर मैंने 4 साल अपने आप ही मतलब खुद ही अपनी पढ़ाई करी है थी। बट फिर घर आ गई थी मैं, और फिर बट प्रीलिम्स मेंस यही सब मैंने खुद ही मतलब प्रिपेयर किया। वो बस फाउंडेशन एक बेस के लिए मैंने लिया था। आपके क्या सब्जेक्ट्स रहे और कौन से अटेम्प्ट आपका था? आप बता रहे थे कि पहली बार में आपको सफलता नहीं मिली, न प्रीलिम्स क्लियर हुआ और सेकंड अटेम्प्ट में भी ऐसे ही कुछ रहा, और चौथा अटेम्प्ट आपका था ही? हाँ, तो मैंने 4 अटेम्प्ट, ये मेरा 4th अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट तो मैंने ऐसे ही दे दिया था, मतलब वो नहीं देना चाहिए था, मैं देखूँ हाइंडसाइट में चीज़ें। बट कोई नहीं, सेकंड अटेम्प्ट में मेरे प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ। उस समय राइट गाइडेंस नहीं थी, मतलब मैं बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा करती थी जो ज़रूरत नहीं थी। फिर वो बाद में चीज़ें समझ में आती कि बहुत एक फोकस तरीके से पढ़ना है, PYQs करना है। तो थर्ड अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स भी क्लियर हुआ, मेरा मेंस भी क्लियर हुआ, मैं इंटरव्यू स्टेज तक पहुँच गई थी। इंटरव्यू में अनफॉर्चुनेटली मेरे बहुत ही कम, लाइक बिलो देन एवरेज मार्क्स थे। तो उस वजह से मेरा नहीं हो पाया फाइनल लिस्ट में। तो इस बार मुझे उम्मीद थी कि मतलब मेरा मेंस भी अच्छा गया था, इंटरव्यू भी अच्छा गया, तो इस बार था कि मेरा हो जाएगा। बट इतनी अच्छी रैंक आएगी ये तो मतलब नहीं पता था, तो आई एम हैप्पी। इस बार आपने इंटरव्यू के लिए कुछ स्पेशल तैयारी की और इंटरव्यू में कैसे सवाल आपसे पूछे गए थे? हाँ, तो 2 बार से ये था कि मेरा इंटरव्यू पिछली बार फर्स्ट डे पड़ा था। 7 जैन को स्टार्ट हुई, तो मेरा 7 जैन को ही पड़ा था फर्स्ट शिफ्ट में, तो मेरे पास बहुत कम टाइम था पिछली बार प्रिपेयर करने का। इस बार भी ऑल्दो मेरा फोर्थ डे ही पड़ा था बिल्कुल स्टार्टिंग में, बट इस बार मुझे था कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। तो अपना जो डैफ होता है, मतलब अपना जिला में, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, अपने बारे में जो भी हॉबीज़ है वो सब अच्छे से प्रिपेयर मैंने किए थे। चैट जीपीटी का यूज़ किया था। हाँ, और रिगार्डिंग इंटरव्यू मेरा बहुत जैसे बोलते हैं आउट ऑफ द बॉक्स मेरा नहीं था, मेरा बहुत प्रिडिक्टेबल लाइंस पे गया था। हाँ, मतलब 70 to 80% मेरा डैफ बेस्ड था। और फिर बाकी क्वेश्चंस थे जो यूपीएससी के किसी भी कैंडिडेट को पता होने चाहिए, नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन, वो सब चीज़ें। और फिर बाकी क्वेश्चंस सिचुएशनल थे कि आप यहाँ पे अगर होगे तो कैसा होगा, अगर आप जैसे डीएम होंगे। सिचुएशनल क्वेश्चंस क्या क्या रहे? आपने बताया जैसे आप डीएम होंगे, इस तरह की सिचुएशन बनती है, कैसे आप डील करेंगे, तो हाँ, क्या जवाब आपने दिया? तो मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि आप एक रूरल एरिया में पोस्टेड हैं एज अ डीएम या एसडीएम कुछ भी, तो आप कौन से 3 एरियाज हैं जहाँ पे वर्क करोगे। तो मैंने बोला था कि अगर रूरल एरिया है तो एग्रीकल्चर विल बी द इम्पॉर्टेंट लाइक कंट्रीब्यूटर ऑफ इकोनॉमी। तो मैंने बोला कि मतलब पहले तो आप एग्रीकल्चर पे और फिर हेल्थ और एजुकेशन, बिकॉज उससे ह्यूमन कैपिटल अच्छा बनता है। तो मेरा ये आंसर था। कोई ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया हो, बहुत आपको सोचना पड़ गया हो, ऐसा कोई क्वेश्चन था, या साइकोलॉजिकल क्वेश्चन इस तरह के कोई पूछे गए? हाँ, नहीं नहीं, मतलब मेरा तो बहुत प्रिडिक्टेबल लाइंस पे था, 70 to 80% डैफ पे था, तो मुझे वो था कि क्वेश्चंस वो सब पूछे जा सकते हैं। तो आई वॉज प्रिपेयर्ड। हाँ, तो मतलब ऐसा कुछ नहीं था मेरे लिए। आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई? मेरठ से ही आपकी स्कूलिंग हुई, फिर आपने बताया कि आप एलएसआर गई, वहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया और फिर पीजी किया, हाँ फिर जी। आपने यूजीसी नेट भी बीट किया। हाँ, तो मेरी स्कूलिंग एमपीजीएस से ही हुई है। मतलब 12th तक मैं यहीं से पढ़ी हूँ, तो मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। 10th 11th 12th में हमेशा ही टॉपर रही थी। तो 12th में मेरे अच्छे मार्क्स थे, 98% थे, तो आई गॉट इन टू LSR कॉलेज। तो LSR में वो एटमॉस्फेयर मिला कि वहाँ से तो बहुत से लोग निकलते हैं यूपीएससी, तो वो एक इंस्पिरेशन थी। उसके बाद फिर मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, और फिर साथ साथ मुझे अपनी मास्टर्स भी कंप्लीट करनी थी। तो फिर वो मैंने सीसीएस से ही करी है यहीं से, कि मेरे पास दिल्ली जाने का टाइम नहीं था। तो फिर मुझे ये था कि मतलब पॉलिटिकल साइंस मेरा ऑप्शनल है ही, मतलब पॉलिटिकल साइंस से मुझे आगे कुछ करना ही है। तो मतलब ये एक था, मास्टर्स करके मेरा यूजीसी नेट अगर यूपीएससी नहीं हो पाता तो एक सेकंड रास्ता खुल गया था मेरे लिए कि आगे मैं हायर स्टडीज़ अपनी परस्यू कर सकती हूँ, पीएचडी वीएचडी। एंड मैं अभी भी लाइक वो करना परस्यू करना चाहूँगी अपनी पीएचडी इसी सब्जेक्ट में।
तो आपने बताया कि ह्यूमैनिटीज़ आपका मेन विषय था और बैकग्राउंड आपने 12th में भी आपका ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट रहा, 10th में आपकी साइंस रही होगी तो खैर वो 10th तो में तो रहता ही सारे है, सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते ही हैं। ह्यूमैनिटीज़ का एक बड़ा रोल रहा कि आप ह्यूमैनिटीज़ को लेकर के आगे बढ़े और पॉलिटिकल साइंस भी आपका एक फेवरेट सब्जेक्ट है। आज की राजनीति को लेकर आप क्या सोचती हैं? इंडिया पॉलिटिक्स है या इस वक्त वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो चल रही है, ईरान और इजराइल को जो मैटर चल रहा है, इसको लेकर के एक यंग टैलेंट होने के नाते आप क्या सोचते हैं कि वर्तमान में जो वर्ल्ड की पॉलिटिक्स चल रही है वो कैसी है? मतलब बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो चुकी है आजकल ना। हर जगह वॉर चल रहा है, वेस्ट एशिया में चल रहे हैं, फिर रशिया यूक्रेन में चल रहा है, फिर हमारे पड़ोस में चल रहा है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में। तो मतलब द वर्ल्ड इज़ इन अ फ्लक्स के स्टेट में है। तो इस समय यही है कि मतलब जो हमारे इंडिया के जो पार्टनर्स हैं ग्लोबल साउथ के, जो लाइक माइंडेड कंट्रीज़ हैं, वांट पीस और कि जो ट्रेड हो वो अच्छे से चले। तो मतलब ये है कि इंडिया को उन कंट्रीज़ के साथ कोलैबोरेट करना चाहिए और एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए जहाँ पे मीडिएटर का रोल कर सकता है। एंड ये है कि थर्ड कि अपना सेल्फ रेजिलिएंट होना चाहिए इकोनॉमिक्स में, कि मतलब जो भी है अभी जो प्राइजेस, ऑयल प्राइजेस जो फ्लक्स करे, तो इंडिया को अपना नेशनल इंटरेस्ट इन सब चीज़ों में देखना चाहिए। कितना जो है सोशल मीडिया का रोल रहा? मैं तो मध्यम मार्ग में बिलीव करती हूँ, मतलब बैलेंस में। तो मैं, ऐसा नहीं है कि मैं सोशल मीडिया से बिल्कुल ही लाइक अलूफ थी। जी, मतलब मैं व्हाट्सएप भी यूज़ करी थी, मैं इंस्टा भी यूज़ करी थी, बट वो सेल्फ कंट्रोल था। मतलब जब मैं प्रिपरेशन के टाइम पे थी तो 10 से 15 मिनट के ऊपर मेरा टाइम स्पैन नहीं जाता था इंस्टा का। बट उन लोगों के लिए जिनको कंट्रोल करना मुश्किल होता है, जो लोग लाइक ज़्यादा इंडल्ज होते हैं रील्स वील्स देखने में, तो देन आई वुड से कि उन्हें अवॉइड करना चाहिए जो सेल्फ कंट्रोल नहीं है। अगर है तो ठीक है, मतलब मैंने कभी नहीं करा, डिलीट नहीं करा, मैं कर रहती रही। पेरेंट्स तो आपके रोल मॉडल हैं ही, और किसको आप रोल मॉडल मानती हैं? अगर देश की बात की जाए या इंटरनेशनल लेवल पे बात की जाए, मोटिवेटिंग फिगर कौन रहे आपकी ज़िंदगी में? मतलब ऐसा एक नहीं है। मतलब मैं एक ऐसी इंसान हूँ, मैं छोटी छोटी चीज़ों में ना इंस्पिरेशन ढूंढ लेती हूँ। मैं अपने दोस्तों में, चाहे उनका यूपीएससी हुआ है ना हुआ, मतलब किसी की मुझे कोई भी चीज़ अच्छी लगी तो मैं उससे इंस्पायर कर लेती हूँ। इनका वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छा है, वो इमोशनली रेजिलिएंट है। तो मतलब मेरे लिए हमेशा, मतलब जो जितने भी लोग हैं, मतलब सब इंस्पिरेशन का काम करते हैं। एक तरह से एनवायरनमेंट टीचेस, एनवायरमेंट, या हाँ, ईच एंड एवरी पर्सन ईच एंड टीचेस एवरी, समथिंग स्पेशल, राइट? जी। साहित्य में इंटरेस्ट है आपका? पोइट्रीज में इंटरेस्ट है? जो मेरा फेवरेट, मतलब एक जो लिटरेचर में रशियन ऑथर है दोस्तोयेव्स्की, मतलब उसकी किताबें मतलब मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मैं और मतलब बहुत सारी चीज़ें पढ़ती हूँ, बहुत सारी बुक्स पढ़ती हूँ मैं, बट अभी जो फ़िलहाल मतलब दोस्तोयेव्स्की की बुक्स मतलब इंस्पायर कर रही है मुझे बहुत। उनकी जो बुक्स होती है ना, मतलब ही वो 18th सेंचुरी के मतलब बहुत जाने माने मतलब ऑथर रह चुके हैं। मतलब ही हैज़ इंस्पायर्ड ईच एंड एवरी ग्रेट ऑथर, नीचे से लेके कैमू से लेके लाइक एवरीबडी उस समय पे। तो वो ह्यूमन साइकी को जिस तरीके से मतलब डेल्व करते हैं ना डीप, जिस तरह से वो डेल्व करते हैं द ह्यूमन साइकोलॉजी में, मतलब वो बहुत डिफरेंट थीम्स जो मतलब लोग परहेज करते हैं एक्सप्लोर करने में, जैसे ह्यूमन सफरिंग, रिडेम्पशन, ग्रीफ, ये सब जो ह्यूमन इमोशंस है, रॉ पोर्ट्रेल, मतलब वो बहुत अच्छे से करते हैं। अच्छा, तमाम बाधाओं को पार करते हुए आप इस मुकाम तक पहुंची हैं। समाज की तमाम रूढ़िवादिता को छोड़ते हुए, उसको परास्त करते हुए आप यहाँ तक पहुंची हैं। तो यंग एस्पिरेंट्स हैं, उनको क्या कहना चाहेंगी कि कभी हार नहीं माननी चाहिए, हमेशा अपने पर भरोसा रखना चाहिए, अपनी काबिलियत पर भरोसा रखना चाहिए? बट आई थिंक मतलब जो आपका इन्वायरमेंट, जो सराउंडिंग है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर वो नहीं होता तो थोड़ी मुश्किल होती है। मतलब मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे, तो इस वजह से मुझे इतनी दिक्कत नहीं हुई। मतलब पर सेल्फ कॉन्फिडेंस तो लाइक फर्स्ट फैक्टर है अपने अपने किसी। पर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। यंग एस्पिरेंट्स को बिल्कुल निराश नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि पहले अटेम्प्ट में कामयाबी नहीं मिल रही है, लोग हार मान जाते हैं। हार कभी नहीं माननी है, हमेशा अपना रास्ता चुनना है और अपने गोल को टारगेट रखते हुए आगे बढ़ना है। मतलब हाँ, पार्टली ट्रू भी है, पार्टली ट्रू नहीं भी है। मतलब कि जैसे मेरा तो नहीं हुआ, बट मेरा था कि ये करना ही है, मुझे यूपीएससी करना है। जब तक मेरे अटेम्प्ट्स हैं, मतलब ये था कि मेरे पास हमेशा था कि किस चीज़ में इंप्रूवमेंट कर सकती हूँ। मतलब मेरा पिछली बार इंटरव्यू ख़राब हो गया, मैं इसमें थोड़ा और इंप्रूवमेंट, तो आई हैड स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट। तो उस वजह से मतलब था कि मुझे करना है। बट ये नहीं कि मैं सिर्फ यूपीएससी की तरफ ही थी। मतलब मैंने, जैसे मैंने बोला कि यूजीसी नेट दिया, मतलब मैंने अपना दूसरा एक वो था कि एसोसिएट प्रोफेसर का और पीएचडी हाईएस्ट। तो मतलब ये है कि अंटिल, मतलब जब तक आप ठीक हो, आप अटेम्प्ट्स दो, बट आपको लग रहा है कि नहीं अब हो रहा, क्योंकि कभी कभी प्रैग्मेटिज्म भी काम आ जाता है कि नहीं हो रहा, तो क्या पता आपका जो योगदान है किसी और फील्ड में हो। तो मतलब मैं ये नहीं बोलती कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्या पता आपका किसी और फील्ड में भी अच्छा हो। एब्सोल्युटली, जी, एब्सोल्युटली, दैट इज वेरी करेक्ट। और टॉप 25 में इस बार 11 बेटियां हैं, तो नाज होता है खुद पर?
कि मैंने भी कर दिखाया? जी जी बिल्कुल, मतलब लड़कियां तो किसी भी फील्ड में कम नहीं है। और मतलब कोई भी हो, चाहे फिर तो या यूपीएससी हो या जेई एडवांस का हो या कोई सा भी एग्जाम हो, लड़कियां तो हमेशा मतलब टॉप करती है। वो उन्हें वो सपोर्ट और वो सब चाहिए होता है। और यंग टैलेंट्स को इंटरव्यू के लिए क्या टिप्स आप देना चाहेंगे? जो यंग एस्पिरेंट्स हैं, जिनका इंटरव्यू में सिलेक्शन होता है इंटरव्यू के लिए, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे अपने आप को कूल रखें, कैसे अपने आप को काम रखें, कैसे अपने आप को संयम में रखें और कैसे अपने जवाब को नाप तोल कर दें, और कितना बोलना है कितना नहीं बोलना है? पहला क्वेश्चन क्या था कि क्वेश्चन ये है कि कितना जो है, जो यंग एस्पिरेंट्स हैं जो इंटरव्यू फेस कर रहे हैं, उनको आप क्या सलाह देंगी? आपने 2 बार इंटरव्यू फेस किया और एक बार आपका इंटरव्यू की वजह से नहीं हुआ, तो इसलिए आप उस असफलता को भी जानती हैं, आप उस सफलता को भी जानती हैं, उस बारीक रेखा को आप जानती हैं कि क्या करना चाहिए, व्हाट आर डूज एंड व्हाट आर डोंट्स। तो व्हाट यू वांट टू टेल टू द यंग एस्पिरेंट्स? तो मतलब पहला तो यही है कि जो इंटरव्यू प्रिपेयर कर रहा है वो अपना डैफ अच्छी तरह से प्रिपेयर करे, क्योंकि क्वेश्चन जा भी सकते हैं उस तरफ या नहीं जा सकते हैं। बट अगर जा सकते हैं तो आपको जिस एरिया पे पता है कि इस पे पूछे ही जा ही सकते हैं क्वेश्चन, तो उसको तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है आपको। डैफ में जितनी भी अपनी आपकी एंट्रीज हैं, स्टेट से लेके हॉबीज से लेके जो भी है, अच्छे से प्रिपेयर किया। और ये है कि ना तो 2-3 मतलब मॉक्स दे लो। मैं ज़्यादा मॉक्स को प्रीफर नहीं करती, बट कुछ मॉक्स को प्रीफर करती हूँ कि वो आपको एक ना एनवायरनमेंट उससे रूबरू हो जाते हैं आपकी, कैसे बैठना है, कैसे बातें करनी है। व्हेन दे आस्क यू लाइक when you how you have to tackle an unexpected question, तो वो सब चीज़ें ना सीख के, और फिर वो खुद इंटरनल अपनी लर्निंग भी होती है कि अच्छा मैंने ये गलतियाँ से सीखो। अगर आप बोलने की प्रैक्टिस करो तो देखो यहाँ पे मैं थोड़ा शांत और हो सकती थी। तो मतलब मैंने आपके बार यही समझा था, जो होगा ठीक होगा। मतलब आई डोंट हैव टू मतलब लूज माई ग्राउंड। जो भी होगा मैं सॉरी सर बोल के, सॉरी सर नहीं आता, एंड आई वो कॉन्फिडेंस और स्टे काम वाला जो एटीट्यूड था ना, टू से नो आल्सो, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लफ नहीं करना है। ब्लफ नहीं करना। पिछली बार मतलब आई थिंक मुझे ये लगता है कि फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने ब्लफ कर दिया था, एंड उस वजह से मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो गया था। तो फिर पूरे क्वेश्चन मतलब पूरे इंटरव्यू पे मेरा इम्पैक्ट पड़ा। तो यही है कि हम्बली बोल दो सर नहीं आता, बिकॉज दिस इज ऑल्सो लाइक एन ऑफिसर लाइक क्वालिटी। क्या बोल रहे हो, अपनी एडमिट करो कि नहीं आता सर, तो प्लीज़ आराम से जाके बोल दो एंड स्टे कॉन्फिडेंट एंड हम्बल। बस यही अगर है। नहीं आता है सवाल का जवाब, तो उसको घुमाने की जरूरत नहीं है, उसको आप स्ट्रेट फॉरवर्ड कर दीजिए, सॉरी सर आई डोंट नो, एंड दैट हेल्प्स यू। जी जी जी, कभी कभी वो काउंटर प्रोडक्टिव भी हो जाता है, क्योंकि जब नहीं पता होता एंड यू ब्लफ, तो ना वो काउंटर क्वेश्चन पूछते हैं, बिकॉज उनके पास तो इतना एक्सपीरियंस है, 150 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो दे नो हु इज ब्लफिंग एंड नॉट। तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट देता है कि बंदा झूठ बोल रहा है या इंसान झूठ बोल रहा है। तो इस वजह से मतलब आई टू लाइक डिसएग्री कि ब्लफ नहीं करना चाहिए। ट्रांसपेरेंट तरीके से इंटरव्यूज को फेस करना चाहिए। जी 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 बिल्कुल जो आपका शांत। ज्ञान है वो आपके साथ तो रहता ही है। जी 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 यही है कि बिल्कुल शांत तरीके से जो है सच बोल के आ जाओ अपना कॉन्फिडेंस के साथ। ऑल द बेस्ट। हमारे साथ प्राची की मदर भी मौजूद है। बिटिया पर नाज है? हाँ सर बिल्कुल। हाँ, बिटिया पर बहुत गर्व पैदा करती हूँ और भगवान सभी को ऐसी बिटिया दे, है ना। पढ़ाई से कोई मतलब और कहीं आना नहीं जाना नहीं, अपने पढ़ाई से ही मतलब था। अच्छा। हाँ, इसका हौसला देख के हमारा भी हौसला बनता था कि हाँ बेटी कुछ ना कुछ निकलेगी। अच्छा। हाँ आप जी। लोगों को विश्वास था कि प्राची जो है जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करेगी, अपने पैरों पर खड़ी होगी और सभी का नाम रोशन करेगी। हाँ, कुछ भी मतलब केवल पढ़ाई से ही मतलब था इसको। हाँ जी। मुझे याद है जब एमपीजीएस में ये पढ़ती थी तो इनका तब भी टॉप 5 स्टूडेंट्स में इनका नाम आया था, राइट ना? राइट। 8th में 7th में टॉपर इन्हें आगे किसी को नहीं दिया, टॉपर ही आई है सर ये। हाँ जी। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, मतलब शुरुआत से ही क्लास फर्स्ट से ही लेकर के क्लास 12 तक इनका हमेशा रैंकिंग में रही, अच्छे पढ़ने वाले बच्चों में ही हमेशा रही। हाँ जी। हाँ जी। आपकी आंखें नम है आज, ये खुशी के आंसू हैं? खुशी के आंसू हैं सर ये। थकान भी है थोड़ी। हाँ जी। हाँ जी। आ जाओ। हाँ, ठीक है। वैसा दादी भी मौजूद है। दादी क्या कहेंगी? आपने बिटिया को मिठाई खिलाई, बहुत खुश है, मजा आ गया? बहुत कुछ समय न जा रहा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो आशीर्वाद दे रहे हैं कि बिटिया और तरक्की करे, आगे बढ़े, और तरीक करे और अच्छा उम्र भी दे, ऐसा बहुत। परिवार का नाम रोशन कर दिया, पूरे जिले का नाम रोशन कर दिया। गांव का जो इसने पूरे गांव का नाम रोशन करे। जो इसने तय किया था। देखिए गांव वाले लोग जो है यहाँ पर बुके वगैरह लेकर के आ रहे हैं। आप बुके लेकर के आई हैं गांव से, बड़ी मम्मी है, ताई जी है, और प्राची ने तो दिल खुश कर दिया बिल्कुल। हाँ, बिटिया ने मेरी ने दिल खुश कर दिया हमारा। अच्छा। हाँ, बहुत मेहनत से पढ़ी बिटिया, हाँ। और बहुत जोर का दिल खुश कर दिया हमारा, हमारी बहुत जोर का नाम ऊंचा कर दिया। गांव का नाम ऊंचा कर दिया। कौन सा गांव है आपका? रनंगड़ा। रंगला। अच्छा, तो वही पूरा गांव आज खुश है, मिठाई हाँ, मिठाई खुश है का पूरा गाँव रात से ही। कुछ यहाँ भी आ गए थे रात, हाँ। अब हम आए हैं।
अब हम आए हैं। हाँ अब बेटी खतर में देने के लिए आए हैं। हाँ आशीर्वाद देने देखिए यहाँ पर जो है पूरे गांव के लोग पहुंचे। बेटी आप खड़ी जाइए और देखिए गांव के लोग हस्तिनापुर की रहने वाली हैं। हस्तिनापुर भी ऐतिहासिक जगह है और हस्तिनापुर के एक छोटे से गांव की रहने वाली प्राची हैं। 59th रैंक आई है और सभी लोग रिलेटिव्स यहाँ पहुंच रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं और बेहद खुश हैं कि गाँव की लाडली ने आज समूचे देश में नाम रोशन कर दिया है। और यकीनन ये बहुत बड़ा पल समूचे मेरठ के लिए है। प्राची लगातार यही कह रही थी कि मेरे स्तंभ मेरे माता पिता हैं, मेरी दादी हैं, मेरा पूरा परिवार है। तो यही सबसे बड़ी पूंजी होती है। आपकी सफलता, आपकी मेहनत आज रंग लाई, आपकी मेहनत भी रंग लाई बिटिया की कामयाबी पर। हमने तो बच्चों को सपोर्ट किया है, बच्चों को जो भी रिक्वायरमेंट की रही है हमने उसको रिक्वायरमेंट पूरी की है बच्चे की। हाँ जी, वो आर्थिक से भी और बच्चे की मेहनत और टाइम स्पेंड में, अगर ड्यूटी पे भी था तो अगर बच्चों को रिक्वायरमेंट की, बच्चों को एकदम ट्यूशन लाना है, इसको फ़ोन आ गया कि कुछ लाना है बच्चे के लिए, पेंशन है, रबड़ है, कोई भी मटेरियल है, तो मैंने उसको लिए ला के जब मैं घर में आया। अच्छा। हाँ जी, बिटिया ने जो मांगा फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, क्लास फर्स्ट से लेकर के वो आपने पूरा किया अपनी हैसियत के साथ में। जो भी आपसे बन पड़ा आपने किया है और जो बेटी ने कह दिया तो वो करना है। इतना मान है इनका घर पर। और आज लक्ष्मी जी दिवाली पर पैदा हुई थी जी ये। अच्छा, हाँ जी, दिवाली पर पैदा हुई थी, धनतेरस के दिन, नहीं उसमें छोटी दिवाली पर। छोटी दिवाली पर पैदा हुई थी। अच्छा, और आज तो घर रोशन हो गया, दिवाली में पैदा हुई और आज लक्ष्मी है जी। और इन्होंने हमारे पूरे परिवार, समाज और हमारे समस्त मित्रगण, पत्रकार बंधु वगैरह, मीडिया, सबका मैं धन्यवाद देता हूँ तहे दिल से। इस बच्ची को आशीर्वाद बना रहे आप लोगों का, समाज का, सबका दे रही है जी और प्रेरणा दे रही है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से हमारी बेटी ने इस समाज में जो कार्य किया है, ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि बेटी और बेटे अभी ऐसी बढ़ना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। माँ बाप की अगर जो रिक्वायरमेंट है तो बच्चों को सोचना चाहिए कि प्रेरणा लेके आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, यूपीएससी की तैयारी के लिए खासतौर से संयम की बहुत आवश्यकता होती है, परिवार के सपोर्ट की बहुत आवश्यकता होती है। चौथा अटेम्प्ट इनका था, पहले अटेम्प्ट में हुआ नहीं, दूसरे अटेम्प्ट में दिया, तीसरे अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुंची, नहीं हो पाया और चौथे अटेम्प्ट में क्रैक कर दिया। तो कितना संयम भी आवश्यकता होता है और परिवार को फौलाद की तरह खड़ा होना चाहिए यंग एस्पिरेंट्स के साथ। हाँ जी, बच्चों को स्तंभ की बिल्कुल सपोर्ट होना चाहिए। बच्चों को नर्वस होगा तो उन्हें समझाओ, किसी तरीके अगर कोई परेशानी हो रही है तो बच्चों को मॉडिफाई करो कि बेटा नेक्स्ट बार आएगा। जब मैं पहली बार बेटी को लेके गया था तो बेटी कह रही थी कि डैडी मैं अकेले चले जाऊँगी हिमाचल प्रदेश। इसका पहला जो अटैम्प्ट था हिमाचल प्रदेश था। तो मैंने सोचा कि बेटा मैं अकेला नहीं भेजने का, मैं लीव लेके चलूँगा। मैंने अपनी मिसिज, जो हमारी जो मिसिज है, इनसे कहा कि मैंने कहा आप भी चलो। उन्होंने कहा ठीक है मैं चलती हूँ। मैं फिर मैंने कहा बेटे से, तो बेटे का इंटर का एग्ज़ाम था तो उन्होंने कहा बेटा डैडी मैं तो यहाँ जाऊँगा, मैंने कहा तुम घूम भी लोगे और दीदी का एग्ज़ाम भी दिला दोगे। तो गुड़िया का जब इंटरव्यू वो पेपर हुआ, वो प्री वाला, क्या कहते हैं घर में उनको, गुड़िया कहते हैं? इसे मैं तो कहीं नाम से पुकारता हूँ मेरी जी, जो किट्टो भी है इसका नाम, किट्टो भी बोलते हैं, और इसे गुड़िया भी है जी। और प्राची इसका नेम है ये जी, ऑफिशियल नेम है जी। और इसे और हल्का सा हाथ फेर दो तो बेचारी एकदम हो जाती, बहुत भोली भी है, भोली बहुत भोली है जी। ये जो है सहज भाव है, यही सरलता जो है ना, ये सबसे बड़ी पूंजी होती है। आपकी सरलता भी सबसे बड़ी पूंजी है और आपका जो सिंपल लिविंग है और सरलता है, ऊंची उड़ान के सपने हैं, यही इसको कामयाबी की उड़ान तक ले गया जी सर। ये तो है जी। आपका रिटायरमेंट कब है? रिटायरमेंट जी सर अभी 34 में है जी। हाँ जी। तो अभी जॉब कंटिन्यू रखेंगे? बस ये जी, बस ऊपर वाले का धन्यवाद है जी। बाकी मैं तो जो सेवा कर रहा हूँ मैं जी, वो बच्चा कामयाब हो जाएंगे जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू जी। तो आपने देखा कि किस तरह से पूरा परिवार आज खुशी से झूम रहा है, पूरा हस्तिनापुर आज खुशी से झूम रहा है। हस्तिनापुर के एक छोटे से गांव की रहने वाली बेटी ने यूपीएससी में 59th रैंक हासिल की है और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। बेटियों की ये उड़ान है। टॉप 25 में इस बार यूपीएससी में 11 बेटियों का चयन हुआ है। प्राची पवार लगातार यही कह रही हैं कि जो यंग एस्पिरेंट्स हैं उनको कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हौसला नहीं खोना चाहिए। परिवार भी यही कह रहा है। किसी ने क्या खूब कहा है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा।
प्राची पवार को न्यूज़ 18 की टीम की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं कि वो ऐसे ही आगे बढ़े और सबका नाम रोशन करें। अपने कैमरा सहयोगी शुभम के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ।